मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। प्रकरण चंद्रगुप्त का कथानक, भाग 3। इस वीडियो में हम चतुर्थ अंक के कथानक पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ अंक सबसे बड़ा अंक है। इसमें 14 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में सर्वक नशे में मदमत्त बना हुआ पर्वतेश्वर कल्याणी को जबरदस्ती अपनी रानी बनाने का प्रयत्न करता है। उसी समय कल्याणी छुरी मारकर उसका वध कर डालती है। बाद में कल्याणी स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। इससे चाणक्य के कथानुसार चंद्रगुप्त के मार्ग की 2 बाधाएं दूर हो जाती हैं। चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य का प्रारंभ कल्याणी के इस कथन के साथ होता है। मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे। दुर्दन के आकाश में नक्षत्र विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर के प्रति शोध। पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। तो अब नंद वंश का कोई न रहा, तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। द्वितीय दृश्य में यह सूचना मिलती है कि राक्षस चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने का प्रयत्न कर रहा है। वह कल्याणी की मृत्यु को आधार बना प्रजा को चाणक्य चंद्रगुप्त के विरुद्ध भड़काने की योजना बनाता है। तृतीय दृश्य में विजयोत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं, परंतु चाणक्य विजयोत्सव न मनाने का आदेश देता है। इससे रुष्ट हो चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं। राक्षस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। चतुर्थ दृश्य में हम चंद्रगुप्त और मालविका का संवाद पाते हैं। चंद्रगुप्त उदास है। मालिका और चंद्रगुप्त में बातें होती हैं। चंद्रगुप्त मालिका से कहता है, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। चंद्रगुप्त नाटक में गीत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर मालविका एक प्रसिद्ध गीत गाती है, यानी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता यहाँ है। वो मूल रूप से इस प्रकार है। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है, मधुप कब एक कली का है। कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदप रही लगन की चाह, बावला रंग रली का है, मधुप कब एक कली का है। हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज, अल को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है। इसके बाद चंद्रगुप्त और मालविका बातें करते रहते हैं। चाणक्य का आदेश पाकर मालविका चंद्रगुप्त को रात्रि शयन के लिए एक दूसरे शयनागार में भेज स्वयं चंद्रगुप्त के वस्त्र पहन उसकी शैया पर सो जाती है। चाणक्य को यह सूचना मिल चुकी थी कि आज षड्यंत्रकारी रात्रि में चंद्रगुप्त का वध करने का प्रयत्न करेंगे। रात्रि में वे लोग चंद्रगुप्त के धोखे में मालविका की हत्या कर डालते हैं। यह देख चंद्रगुप्त को वास्तविकता का ही ज्ञान हो जाता है। पहले वह विजयोत्सव न मनाने के प्रश्न को लेकर चाणक्य से नाराज हो गया था। इस बात का बहाना बना चाणक्य चंद्रगुप्त से रुष्ट हो जाने का अभिनय कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला जाता है। छठे दृश्य में हम चाणक्य को वरुचि कात्यायन के साथ सिंधु तट पर एक पर्ण कुटीर में बातें करता पाते हैं। आंभिक सहायता मांगने के लिए चाणक्य के पास आता है, क्योंकि सूचना मिली है कि यवन शीघ्र ही भारत पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं। वहीं आंभिक और सिंहरण देश की रक्षा करने की शपथ लेते हैं।
सप्तम दृश्य में राक्षस कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है। छठे दृश्य में एक प्रसिद्ध कविता जयशंकर प्रसाद की और हम देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। आम्बिक पहले यवन आक्रमण में भारत के खिलाफ था, दूसरे आक्रमण वो इस तरह की गलती नहीं करता। चाणक्य उसे समझाते हैं और अलका भी देश के लिए नागरिकों को तैयार करती है और सारे नागरिक यवन सेना से लड़ने के तैयार हैं। इसी भाव को एक गीत कविता के माध्यम से प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। वह गीत इस प्रकार है। हेमाद्रि तुंग स्त्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी, आरात सैन्य सिंधु में सो बड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। सप्तम दृश्य में राक्षस कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है, परंतु कार्नेलिया उससे और पढ़ना नहीं चाहती। चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए ही राक्षस कार्नेलिया के पिता यवन आक्रमणकारी सिलूकस के यहाँ रहने लगा था। सिलूकस कार्नेलिया को बताता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से नाराज हो मगध छोड़कर चला आया है, इसलिए अब भारत पर सरलतापूर्वक अधिकार किया जा सकता है। अष्टम दृश्य में ज्ञात होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के मार्ग को पूरी तरह से निष्कंटक बना राज का राक्षस को सौंप स्वयं तप करना चाहता है। जब चाणक्य सुवासिनी को अपना यह निश्चय सुनाता है तो वह सुनकर अवाक रह जाती है। नवम दृश्य में हम चंद्रगुप्त को भावी युद्ध के लिए उद्यत देखते हैं। वह चाणक्य और सिंगरण की अनुपस्थिति में स्वयं प्रधान सेनापति का दायित्व निभाने की घोषणा करता है, यह सिद्ध करने के लिए कि वह उसके बिना भी काम चला सकता है। सुवासिनी बंदनी के रूप में यूनानी शिविर में पहुंचती है और कार्नेलिया उसकी बातों पर मुग्ध हो उसे अपनी सहेली बना लेती है। सिलूकस और कार्नेलिया में परस्पर इस आक्रमण के संबंध में वार्तालाप होता है। दसम दृश्य में चाणक्य सिंगरण को अपनी रणनीति की योजना बताता है। इसी दृश्य में सिलूकस और चंद्रगुप्त की भेंट होती है। युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध में सिलूकस के साथ युद्ध करते आम्बिक की मृत्यु हो जाती है। सिलूकस घायल हो जाता है। समय पर पहुंच सिंगरण चंद्रगुप्त की सहायता करता है। एकादश सर्ग में यूनानी शिविर के एक भाग में राक्षस और सुवासिनी की भेंट होती है। राक्षस सुवासिनी को अपने साथ ले जाता है। अंत में युद्ध में सिलूकस की पराजय होती है। द्वादश दृश्य में चाणक्य सिलूकस के पास यह सूचना पहुंचा देता है कि सिलूकस की अनुपस्थिति में उसके प्रतिद्वंदी एंटिगोनस ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर सिलूकस बेबस हो चंद्रगुप्त के साथ संधि करने को तैयार हो जाता है। संधि की एक शर्त यह भी है कि कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया जाए। इस संबंध में सिलूकस द्वारा पूछे जाने पर कार्नेलिया अपनी मौन स्वीकृति देती है। सिलूकस स्वीकार कर लेता है। 13वें सर्ग में चाणक्य महात्मा दंडयान के आश्रम में ध्यानस्थ बैठा दिखाई देता है। उसी समय चंद्रगुप्त का पिता मौर्य सेनापति चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है कि चंद्रगुप्त ठीक समय पर वहां पहुंचकर पिता को रोक देता है। चाणक्य मौर्य को क्षमा कर देता है और राक्षस को अमात्य पद सौंप देता है। यह राक्षस से सुवासिनी के सुखी रहने का आग्रह करता है। फिर सब लोग सिलूकस की अभ्यर्थना करने की तैयारी करने लगते हैं। 14वें सर्ग में राजसभा में यूनानी और भारतीय दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हैं। चंद्रगुप्त सिलूकस से कहता है कि वह एंटिगोनस के विरुद्ध सिलूकस की सहायता करेगा। सिलूकस चाणक्य के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता है कि चाणक्य अकस्मात राजसभा में आ जाता है और वह सिलूकस से आग्रह करता है कि वह कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दे। सिलूकस से आग्रह करता है कि वह कार्नेलिया के चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दे। सिलूकस उसके आग्रह को स्वीकार कर चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के हाथ मिला देता है। फूलों की वर्षा और जय ध्वनि होती है। चाणक्य मौर्य सेनापति का हाथ पकड़ संन्यास ग्रहण करने चला जाता है। प्रसाद जी ने इन शब्दों को उनके संवादों में अगर हम देखें तो सिलूकस
का जवाब देते हुए चाणक्य कहता है, किंतु संधिपत स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। सिल्यूकस, सो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ। यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सिल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही होऊंगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूं इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सिल्यूकस कहता है, तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं। सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। चाणक्य, चलो अब हम लोग चलें। पटाक्षेप चंद्रगुप्त। नाटक समाप्त।